योजना का जो परिणाम है, जो आउटपुट है, वो मिल चुका। महिलाओं को उसका लाभ मिल चुका, इसलिए वो एक गारंटी बनी। में उनको पूरी सोची समझी रणनीति के तहत उतारा गया है। पार्टी को उनसे जीत की उम्मीदें हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो गया है। राजनांदगांव की बात करें, दूसरे चरण के 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान संपन्न हो गया है। अब मतगणना 4 तारीख को होगा। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद को यहाँ पे टिकट दी हुई है। 4 तारीख को इनके भाग्य का फैसला होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बताएं, कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? राजनांदगांव लोकसभा के लिए 4 जून को चुनावी परिणाम आने हैं। हमने जो नज़दीक से चुनाव देखा है, राजनांदगांव लोकसभा में अभी वर्तमान में भाजपा के संतोष पांडे का कब्जा है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को तकरीबन 1,12,000 वोटों से पराजित किया था। मतदान के बाद प्रत्याशियों उनके समर्थकों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। राजनांदगांव लोकसभा में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं, मोहला मानपुर में, जहां पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस की लीड थी, खुज्जी में भी कांग्रेस की लीड थी। कांग्रेस का इस बार दावा है कि ग्रामीण अंचलों में उनका अच्छा प्रभाव है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भूपेश बघेल का दौरा हुआ है, वे दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। दावा के मामले में भाजपा भी कहीं से पीछे नहीं है। भाजपा को पीएम मोदी और अपने प्रबंधन पर भरोसा है। भाजपा के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड जीतेंगे, लेकिन जो अभी तक चुनावी परिदृश्य सामने आए हैं, राजनांदगांव में दोनों दलों के बीच रोचक मुकाबला है। अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भाजपा ने अपना जनाधार और बढ़ाया है। राजनांदगांव शहर विधानसभा और कवर्धा में भाजपा का प्रभाव दिखा था। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने भी टक्कर दी है। कुल मिलाकर अपन यह कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और चुनावी परिणाम 4 तारीख को पता चल जाएगा। इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहे हैं, क्या क्या हावी रहे? भाजपा ने अपने 10 साल के विकास के नारे को लेकर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में लड़ाई लड़ी है। भाजपा के वर्तमान सांसद संतोष पांडे ने भी 5 साल में जो काम किए हैं, रेलवे के स्टॉपेज, औद्योगिक क्षेत्रों में काम कराए गए हैं, स्कूलों की शुरुआत की गई है। भाजपा ने उसको अपना हथियार बनाया है, विकास को मुद्दा बनाया है, जिसके आधार पर वे जनता के बीच में गए हैं। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राज्य सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। कांग्रेस का किसानों के प्रति ऋण माफी जैसे मुद्दे भी इस बार कारगर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने सांसद जनता के बीच नहीं गए, यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का महतारी वंदन योजना और कांग्रेस का महालक्ष्मी योजना, कौन कितना प्रभावशील रहा है? देखिए, जहां तक देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि भाजपा की महतारी वंदन योजना ने काम कर दिया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आना इस बात का संकेत है कि महतारी वंदन योजना ने काम किया, तब भी भाजपा की सरकार यहाँ बनी है। बहुत सारे मुद्दे भाजपा के पक्ष में थे कि कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा। अब जहाँ तक महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस की इस बड़े योजना का सवाल था, कितना लाभ मिला है या नहीं मिला है, ये 4 जून को चुनावी परिणाम के पश्चात ही कहा जा सकता है, पता चल जाएगा। यदि मान लो भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो क्या वे पाटन विधानसभा सीट छोड़ना पड़ेगा? भाई, सांसद बनेंगे तो स्वाभाविक है छोड़ना पड़ेगा। भाई, एक सीट में ही रह पाएंगे तो सांसद रहेंगे, लेकिन भाजपा की माने तो भाजपा ने अपना बढ़ चढ़ कर जीत का दावा किया है कि वे प्रदेश की सभी 11 सीटें जीत रहे हैं और देश में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस भी इस दावे में पीछे नहीं है। बघेल जी को कोई न कोई एक सीट छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। तो केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। कहीं वो चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर तो नहीं आ रहे? देखिए, जहाँ तक मैं लगातार 25 सालों से राजनीति को देख रहा हूँ, एक समय ऐसा था कि एक चुनाव से
किसी भी राजनेता के हार जीत का मूल्यांकन हुआ करता था। अब ऐसा है नहीं। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, संगठन में उनकी क्षमता क्या है, उनकी पकड़ क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहुंच क्या है, इन सब बातों को देखा जाता है। भूपेश बघेल जी 5 साल सीएम थे, स्वाभाविक रूप से केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक थे। कांग्रेस नेतृत्व ने, मुझे जो लगता है, कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ राजनांदगांव में चुनाव लड़े, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा, आपको पता होगा कि लगातार यहाँ भाजपा चुनाव जीत रही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अब भाजपा का गढ़ हो चुका है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, खोई हुई सीट को पाने के लिए भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा था। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उनका जो राजनीतिक कद है प्रदेश में, कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से बड़ा है, तो वे, उनकी पहुंच है और उनकी उपयोगिता भी है। इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ रहेगा और वे ऊपर में भी काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रदेश में भूपेश बघेल को काका के नाम से जाना जाता है, तो वो कितना छाप छोड़े होंगे चुनाव में? देखिए, दोनों दलों की जो प्रमुख राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों दलों में कार्यकर्ताओं के कैडर होते हैं, कैडर बेस पार्टियां हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, जैसे राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव में जो देखा जा रहा है, मोहला मानपुर में कांग्रेस जीतती है, पिछली चुनाव में खुज्जी में कांग्रेस ने लीड किया। ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस की पकड़ कम है या कार्यकर्ता नहीं है। चुनाव परिणाम हार जीत में बदल सकते हैं, इसलिए उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो कार्यकर्ताओं की फौज है, जो टीम है, तो स्वाभाविक रूप से उनके नेता हैं, इसलिए उनकी पहुंच और पकड़ तो रहेगी ही। भाजपा का हिंदुत्व का फायदा कितना मिलता हुआ नजर दिखाई दे रहा मुझे जो लगता है, भाजपा ने इस चुनाव में हिंदुत्व के फायदों को भुनाया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापित की गई है, देश भर के लोग वहां पहुंच के अयोध्या का दर्शन किए हैं, श्री रामलला जी का दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिए हैं। तो कहीं न कहीं तो ऐसा लगता है कि भाजपा को हिंदुत्व का थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा, ये चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे। है। प्रदेश की 11 सीटें की बात करें तो क्या लगता है कितनी सीटें किसको कितना मिलता हुआ नजर दिखाई दे रहा है? प्रदेश में इस बार दोनों दलों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। दोनों दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा तो क्लीन स्वीप की बात कर रही है, कांग्रेस भी खुल के नहीं बोल पा रही है, इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी दिखती है। ऐसा लगता है कि भाजपा जो चुनावी परिणाम है, भाजपा के नेता मानकर चल रहे हैं कि पूरी की पूरी सीट जीतेंगे। हालांकि 3-4 सीटों पर कांग्रेस की भी प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। कांग्रेस ने भी वहां बहुत अच्छा किया हुआ है। देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? देखिए, आप जानते हैं राजनीतिक दलों के दावे हैं, अब वो तो मतदाताओं ने अपना निर्णय सुना दिया है। 4 तारीख को ही पता चलेगा, 4 जून को ही कह सकते हैं किसकी सरकार बनेगी। अभी तो सभी का भाग्य मतपेटियों में बंद है। हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। राजनांदगांव की बात की जाए तो राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर भरोसा जताया है। क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? कौन किस पे भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, जैसा देश में स्थिति है उसी तरह की कमोवेश छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में स्थिति है। ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि भाजपा को घाटा होगा, सिवाय इसके कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक परिणाम होता है। और वही एक कारण है जो भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे के लिए थोड़ा सा प्रभाव डालता है। लेकिन कांग्रेस के फेवर में ना तो ऊपर कोई इस तरह की लहर या अंडर करंट दिखता है और ना छत्तीसगढ़ में दिखता है। तो अगर ये कहा जाए कि थोड़ा सा लीड कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में है, तो वो सांसद बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे। इस बार क्या मुद्दे हावी रहे? मुद्दे बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुद्दे एक्चुअल में हर बार चुनाव के वही रहते हैं। पानी, बिजली, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन चूंकि राजनांदगांव में एक हाई प्रोफाइल प्रत्याशी थे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इसलिए मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। एक तो भाजपा के लिए जो ऊपर लहर जैसी जो थी, जो भी प्रभाव था वो, और दूसरा राजनांदगांव में लोकल प्रत्याशी भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो महतारी वंदन योजना और कांग्रेस का गृह लक्ष्मी योजना, कौन कितना प्रभावित किया है? महतारी वंदन योजना का लाभ बहुत ज़्यादा मिला है। नए मतदाता और महिला मतदाता ये भाजपा के साथ हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना का
जो परिणाम है, जो आउटपुट है, वो मिल चुका, महिलाओं को उसका लाभ मिल चुका, इसलिए वो एक गारंटी बन गई। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो वो महालक्ष्मी योजना जो है वो धरातल पे आ नहीं पाई, सिर्फ योजना थी, उसका लाभ मिला नहीं, इसलिए भरोसा भी नहीं रहा। हाँ, भूपेश बघेल प्रदेश में कक्का के नाम से जाने जाते हैं। किसानों के हितैषी भी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो संतोष पांडे हैं वो निष्क्रिय, तो चुनाव में कितना प्रभावित कर पाएंगे दोनों? देखिए, कांग्रेस अगर यहाँ मुकाबले में है तो सिर्फ उसकी वजह भूपेश बघेल ही है। भूपेश बघेल का एक ठेठ ग्रामीण चेहरा जो है, उनकी जो लोकप्रियता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ मुकाबले में है। अगर अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है तो ऐसी बात यहाँ नहीं लगती, यहाँ भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल को जो भी वोट मिलेंगे वो उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण ही। हाँ, ये बात की जाए कि अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव संसदीय सीट से चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या वे पाटन विधानसभा सीट छोड़ देंगे? ये भविष्य की कल्पना है, इसके बारे में जब तक के रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के कुछ भी नहीं। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेश बघेल पर एक बार फिर भरोसा जताया और राजनांदगांव सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। तो क्या भूपेश बघेल चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल तो जीत गए, लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई। इसका अकेला कारण भूपेश बघेल को नहीं माना जा सकता, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जहाँ तक उनको टिकट देने का सवाल है कि चक्रव्यूह में फंसाया गया, चक्रव्यूह में तब उनको फंसा हुआ माना जा सकता है जब परिणाम आ जाएंगे। अभी तो इस बारे में बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ बड़े चेहरों को, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को मौका दिया जाएगा। जैसे ताम्रध्वज साहू को भी दिए गए, उसी तरह से भूपेश बघेल को भी। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 11 सीटें हैं। तो भाजपा को कितनी सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को कितनी सीट मिलती नजर आ रही है, और देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? परिणामों के बारे में सिर्फ आकलन किया जा सकता है, पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसा माहौल दिख रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि प्रदेश के चुनाव परिणाम में पिछले बार की तुलना में कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। और रहा सवाल केंद्र का, पूरे अगर देश की बात की जाए तो लहर अंडर करंट वाली कोई स्थिति दिखती नहीं है, लेकिन जो भी प्रभाव है वो मोदी का है। लिहाजा सरकार को ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा अंडर करंट वाली स्थिति ना हो जो दिखाई ना दे रही हो, तो मोदी का आना ही निश्चित लगता है। लेकिन पहले जितनी सीट या 400 पार वाला जो नारा है वो पूरा होता नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए सिर्फ कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। क्या लगता है कौन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राजनांदगांव में? देखिए, राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वहाँ हाई प्रोफाइल चुनाव हो रहा है। पूरे देश भर की नज़र इस सीट पर टिकी हुई है और आपने भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी फील्ड पर जाके पत्रकारिता की है। तो इस बार मुझे जो लग रहा है वो कांटे की टक्कर की स्थिति निर्मित है दोनों दलों के बीच में। शहरी इलाकों में जहाँ बीजेपी को अच्छे खासे मत मिलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं ग्रामीण स्तर पर जो कांग्रेस जो है वो मजबूत मुझे दिखाई दे रही है। तो अब आने वाला 4 तारीख है, बहुत काफ़ी कम दिन बचे हैं और सब तरफ से एनालिसिस चल रही है। तो 1 तारीख की शाम को जब इसके सब पूर्वानुमान आएंगे उस समय और स्थिति कुछ क्लियर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर की स्थिति है और परिणाम भी काफ़ी रोचक आएंगे। इस बार क्या मुद्दे हावी रहे? मुद्दों की यदि हम बात करें तो सबसे जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा और एक देश का भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि पहले चुनाव में आपने देखा कि बुनियादी जो सुविधाओं के वायदे, ये सब वायदे हुआ करते थे, विकास के वायदे होते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से घोषणा पत्र में काफ़ी तब्दीली देखने और अब लोक लुभावन जो वायदे हैं, उस वायदों पर चुनाव होने लगता है। जिससे हर घर में हम कैसे पैसा पहुंचा सकते हैं, हम हर घर में सरकार की तरफ से कैसे अनाज पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर ही अब चुनाव आधारित होता है। तो राजनांदगांव लोकसभा में भी जो हमने महसूस किया, जो देखा कि मुद्दे जो रहे हैं, मुद्दे यहाँ बिल्कुल गायब थे पूरे मुद्दे
और जो भी चुनाव हो रहा है बीजेपी के कांग्रेस के संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी के बीच का चुनाव राजनांदगांव लोकसभा में हम देख रहे हैं। हाँ, प्रदेश में भूपेश बघेल को काका के नाम से जाना जाता है, किसान के हित चिंतक माना जाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने में भी उसका योगदान माना जाता है। तो वो कितना प्रभावशाली नजर आता है आपको? बिल्कुल, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल जी ने गांव से सीधे एक रिश्ते तैयार किए थे, यानी आम ग्रामीण के तौर पर उन्होंने, और वो खुद कहते थे कि मेरी सरकार जो है वो गांव की सरकार है। हालांकि उनके ये प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन उनकी जो छवि है वो ग्रामीण इलाकों में आज भी काफी मजबूत है। इस पर हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, उसका प्रभाव गांव में तो हमें इस चुनाव में भी दिखाई दिया और लोगों ने उनका हाथों हाथ लिया। रही बात भूपेश बघेल जी की, कि उन्होंने, यानी मैं जहाँ तक हम पूरे 11 सीटों का जो नेताओं के हमने दौरे देखे, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता बनकर राजनांदगांव में चुनाव लड़ा। एक कार्यकर्ता बनकर, यानी 1000 गांव पर उनके दौरे हुए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि और भी किसी प्रत्याशी ने इस चुनाव को इतनी गंभीरता से प्रदेश में लिया। संतोष पांडे पर निष्क्रियता का आरोप लगते रहे हैं, तो क्या परिणाम में कुछ? देखिए, ये बात इस चुनाव में आई थी कि निष्क्रियता के उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे, लेकिन मैं ये भी है कि ठीक है, दूसरी बार उनको मिला तो उसका भी कुछ ना कुछ जो एक होती है एंटी होती है, उसका भी उनको कुछ करना पड़ा। लेकिन राजनांदगांव जिले की यदि बात की जाए तो उन्होंने जो काम किए हैं, जो विकास के काम हुए हैं राजनांदगांव, चाहे स्टेशन की बात कर लें, चाहे रेलवे वाला जो मामला रहा है, उन्होंने उसको सामने लाया है। ठीक है, विशाखापट्टनम हाईवे की अपन बात करें तो काम हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि उनके कार्यकाल में 2 साल जो कोरोना का कार्यकाल था, उस दौरान पर जो राशि, जो सांसद निधि की जो राशि थी, वो भी नहीं मिली, तो लोगों में वो नाराजगी देखी गई है। लेकिन बीजेपी, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि बीजेपी अकेले प्रत्याशी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी के जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो उसमें काफी मेहनत करते हैं, और बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर लगती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो चीज कांग्रेस पे वर्कर जो जमीनी स्तर पर है उनकी कमी है, और बीजेपी के पास एक संगठन की एक अच्छी खासी फौज तैयार है। तो ये जो चीजें आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव, वो आई थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती, लेकिन बीजेपी ने उसको इस शिकवा शिकायतों को दूर करने के लिए काफी मेहनत भी करी है इस चुनाव। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का दौर देखा गया चुनाव के दौरान, तो क्या इसका प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा? देखिए, नाराजगी इस बात की यहाँ पर रही है कि राजनांदगांव विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो गिरीश देवांगन जी को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा गया था, और राजनांदगांव के स्थानीय नेताओं को यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन ये भूपेश बघेल जी भी यहाँ चुनाव लड़ने आए, तो वो नाराजगी कांग्रेस के नेताओं की स्वाभाविक नाराजगी अपन मान सकते हैं कि वो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनकी टिकट नहीं मिली। लेकिन भूपेश बघेल जी ने सारे नेताओं को एक मंच पर लाने का काम भी यहाँ पर किया है। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, अब वो जानते हैं इतना बड़ा संग्राम हो रहा है तो नाराजगी और नाराजगी चलती है, लेकिन भूपेश बघेल जी हर कार्यकर्ताओं के घर पर यहाँ गए हैं, उनको मनाने की कोशिश की गई है। और इस चुनाव में जो हमें दिखाई दिया है कि सामने तौर पर कोई गुटबाजी जो कांग्रेस में थी वो दिखाई नहीं दी। हालांकि भीतर घात की आशंका हम जरूर व्यक्त कर सकते हैं। भाजपा की महतारी वंदन योजना और कांग्रेस का गृह लक्ष्मी योजना कितना प्रभावशील नजर आता है? देखिए, यदि जो पूरा चुनाव के जो समीकरण और विश्लेषण मतदान के पहले किए जा रहे थे, वो मतदान के बाद जो परिणाम प्रतिशत आए हैं, आप जान रहे हैं कि राजनांदगांव लोकसभा में महिला वोटरों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग लगभग 9000 महिला वोटर यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन जब आप मतदान की स्थिति देखेंगे तो इस बार महिलाओं की वोटिंग कम हुई, लगभग 13,000 जो महिलाओं, पुरुषों की अपेक्षा 13,000 कम महिलाओं ने वोट किया है। तो आप देखिए कि दोनों दल, बीजेपी और कांग्रेस, पिछला चुनाव को उन्होंने, विधानसभा चुनाव को, प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार आई, ऐसा माना जाता है कि महतारी वंदन योजना के कारण बीजेपी जो है वो सरकार में आसीन हुई है। तो दोनों दल ने इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने महिलाओं को साधने के लिए भरपूर कोशिश की। महतारी वंदन योजना भाजपा ने लाया, और महालक्ष्मी योजना के, कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के भी यहाँ पर हजारों फार्म भरवाए गए। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है कि महिलाओं की
क्योंकि महिलाओं को 2 महीने तक कंटिन्यू वो राशि उनको मिली है। तो अब ये देखने वाली बात है कि महिलाएं किस दिशा पर जाती हो, तो परिणाम जब आएंगे तब सामने वो चीजें आएंगी। यदि भूपेश बघेल राजनांदगांव संसदीय सीट जीत जाते हैं तो क्या वे पाटन विधानसभा सीट छोड़ देंगे? हाँ, ये विषय भी पीछे लंबे समय से कयास लगाया जाए, लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि कांग्रेस में 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी दिल्ली में अच्छी खासी पैठ बन चुकी है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने उनके साथ लगातार उनके हर अभियान में, हर कार्यक्रमों में भूपेश बघेल जी की सक्रिय भूमिका रही है। तो मुझे जो लगता है कि उनको यदि वो चुनाव जीतते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाटन विधानसभा को छोड़कर राजनांदगांव लोकसभा के जरिए वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फिर एक बार भूपेश बघेल पे भरोसा जताया और राजनांदगांव संसदीय सीट पे उसे प्रत्याशी बनाया। क्या भूपेश बघेल चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी के पास होने के लिए कुछ नहीं है, जो चीज़ है उनको पाने का है। मैंने पहले भी इस बात को कहा। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि जब प्रदेश के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब प्रदेश के आला दिग्गज नेता जब पीछे हट रहे थे, उस दौर पर प्रदेश में इकलौते भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिला है और विधानसभा क्षेत्र भी उसमें शामिल है, तो उस इलाके से उन्होंने चुनाव लड़ने की चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो चक्रव्यूह में गिरते। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत इस चुनाव में की है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है और उनका चुनाव वो जीते या चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस के संगठन में उनकी छवि और मजबूत होकर दिखाई देगी। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 11 लोकसभा सीटें हैं। क्या नजर आता है, कितनी सीटें भाजपा को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी और देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? देखिए, दोनों दल सभी 11 सीटों पर दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे चलते रहते हैं। लेकिन जो लग रहा है कि देश के चुनाव में भी मोदी का जो प्रभाव है, मोदी की गारंटी का जो मामला है, वो कुछ हद तक दिखाई दिया है। अब वो कितनी सीटों पर और कहाँ छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति आती है, मैंने बताया कि अभी जो पूर्वानुमान जो लगाए जा रहे हैं उस विषय पर, और उस विषय पर 1 तारीख को जब मतदान सब जगह का खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो तस्वीर सामने आएगी उसके बाद फिर अपन और आगे बात करेंगे। नजर आ रहा है जब जी बताएं आपको क्या रणनीति बनता हुआ नजर आ रहा है? इस चुनाव में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और मौजूदा सांसद संतोष पांडे, दोनों के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन गया है। वजह यह है, भूपेश बघेल जी के हाथ से जब राज्य की बागडोर फिसली तो उन्हें केंद्रीय राजनीति में बेहतर मौका देने के इरादे से राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। अब भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्य किए हैं उसको लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में दमखम लगाया। उसी तरह संतोष पांडे का पूरा जो चुनाव प्रचार था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं और उनके प्रभाव के इर्द गिर्द रहा। मैं समझता हूँ कि यह चुनाव अब तक का राजनांदगांव लोकसभा के इतिहास में सबसे रोचक और रोमांचकारी रहा है, क्योंकि यह पहला बार है जब भाजपा ने भी काफ़ी समय बाद, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 25-26 साल बाद किसी सांसद को रिपीट किया और कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री रहे स्थापित नेता को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। तो पूरे चुनाव प्रक्रिया में पूरे प्रचार में कांग्रेस और भाजपा के बीच काफ़ी लड़ाई हुई है। अब आगामी 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। जी, इस बार जो 77.2 यहाँ पे मतदान हुआ है, क्या लगता है कि किसके पक्ष में भारी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन जीत की ओर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है? जी बताएं। देखिए,
अब आज का जो मतदाता है वो बेहद संयम संयमशील मतदाता है। वह अपनी बात खुल के किसी के सामने कहता नहीं है। लेकिन हमारे और आपके कयासों से ही हम किसी भी को नतीजे की ओर ले जाने का ज़रूर दावा करते हैं, लेकिन परिणाम जब आएंगे उसी समय स्थिति साफ होगी कि कौन जीता और कौन हारा है। 1998 की बात करें तो 1998 में यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह सांसद के चुनाव लड़े थे और जीतकर केंद्रीय मंत्री हुए हैं। जब से लेकर आज तक के भाजपा का गढ़ रहा है, तो क्या भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ को भेद पाएंगे? भूपेश बघेल ने जिस तरह से समूचे लोकसभा में ताबड़तोड़ दौरे किए, मैंने पत्रकार के तौर पर देखा कि शुरुआत में भाजपा प्रचार को लेकर आगे रही, लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ एक दिन में 24-24, 30-30 गाँवों का दौरा किया, उससे भाजपा की रणनीति भी प्रभावित हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी का जो प्रभाव रहा है वो भी कांग्रेस के जीत के रास्ते को काफ़ी कठिनाई की ओर ले गया है। कुल मिलाकर ये है कि भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में जो कसरत की है उससे कयास लग रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, लेकिन शहरी मतदाता ने भाजपा की ओर झुकाया दिखाया है। तो ये कह सकते हैं कि पांडे भी किसी से कम नहीं है। तो नतीजे आने पर ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। कांग्रेस के भूपेश बघेल को किसान अपने मसीहा के रूप में देखते हैं और उसे कका बोलते हैं। कितना प्रभाव किए होंगे किसानों पर उन्होंने? राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान योजना को जिस तरह से आत्मसात किया था और हर किसानों को उन्होंने इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से संबलता दिया। ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव के प्रचार में भूपेश बघेल ने अपने काका की छाप को बरकरार रखा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि शहरी मतदाता का जो ध्रुवीकरण करने में कांग्रेस कितना कामयाब रहेगी, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भूपेश जो है वो जीतने की स्थिति में है। जी, भाजपा का महतारी वंदन योजना और कांग्रेस का महालक्ष्मी योजना, कौन कितना प्रभावशील नजर आता है आपको? भाजपा का महतारी वंदन योजना, कांग्रेस की का महालक्ष्मी योजना, दोनों में काफ़ी अंतर रहा। विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने महतारी वंदन योजना से महिलाओं को लाभान्वित जरूर किया, लेकिन इसमें एक पहलू और भी यह है कि कई महिलाएं जिन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है, उसके चलते लोकसभा चुनाव में कई महिलाओं ने वोट डालने की जहमत उठाने से इनकार कर दिया, यानी महिलाएं मतदान के लिए सामने नहीं आई। महालक्ष्मी योजना का भी कांग्रेस ने गांव देहात में जमकर प्रचार प्रसार किया, सैकड़ों फार्म भराए गए, लेकिन उस महालक्ष्मी योजना और महतारी वंदन योजना में ज़्यादा फर्क नहीं रहा और महिलाएं इसीलिए मतदान करने के लिए घर से नहीं निकली। इस बार क्या मुद्दे हावी रहे हैं? चेहरा हावी रहा है कि मुद्दे हावी रहे हैं? कांग्रेस के नज़रिए से मैं देखता हूं तो ये समझता हूं कि राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल ही कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे रहे, यानी राष्ट्रीय नेतृत्व का उनकी प्रचार में कोई खास प्रभाव नहीं रहा, जबकि संतोष पांडे पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिके रहे। उनका पूरा प्रचार प्रसार केंद्रीय योजनाओं से जुड़ा रहा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योजनाओं का प्रचार किया। दोनों पार्टियों में भूपेश बघेल ने अपने दम पर एक तरह से लड़ाई लड़ी है और पांडे ने सीधे
केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे अपनी नैया पार करने के लिए जो आजमाइश की है। जी, अगर मान लो भूपेश बघेल चुनाव जीत जाते हैं तो वो क्या पाटन का विधानसभा सीट छोड़ देंगे? स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि भूपेश बघेल को एक विपरीत परिस्थितियों में केंद्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान ने लोकसभा में उम्मीदवार बनाया, तो मैं समझता हूं कि उन्हें केंद्र में की राजनीति में संगठन अपने साथ ले जाएगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें पाटन का सीट छोड़ना पड़ेगा और इसकी संभावना ज़्यादा है कि भूपेश बतौर सांसद राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या स्थिति बनते नजर आ रही है? और सभी सीटों में राजधानी रायपुर को छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि सभी 10 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के भी अच्छा मुकाबला हुआ है। कहीं कहीं भाजपा के का की स्थिति अच्छी रही है तो कहीं कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी रही है। मैं समझता हूं कि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं और भाजपा की सीटें घट सकती है। राजनांदगांव संसदीय सीट में कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो क्या वो षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं शायद आपको? जिस तरह से देश में कांग्रेस की स्थिति है तो राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे चेहरों पे दांव लगाने के लिए अपनी रणनीति बनाई है कि उनके चुनाव मैदान में उतरने से जीत की संभावना बढ़े। और भूपेश मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश का प्रदेश के हर कोने से वो वाकिफ हैं, जनता वो जानती समझती है, तो राजनांदगांव लोकसभा में उनको पूरी सोची समझी रणनीति के तहत उतारा गया है। पार्टी को उनसे जीत की उम्मीदें हैं और मैं इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं समझता हूँ। तो क्या मुद्दे हावी रहे? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपना जो राम मंदिर का मुद्दा लेके मतदाताओं के बीच पहुंची है। मोदी सरकार के जो कार्यकाल में जो कार्य किए गए उन मुद्दों को लेकर लगातार मतदाताओं से संपर्क में रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जो कार्य कराए गए थे, कर्ज माफी, बिजली हाफ से लेके गोधन न्याय योजना, राजीव किसान न्याय योजना, ये सारी तमाम योजनाओं को लेकर वो मतदाताओं के बीच गए और वोट मांगते रहे। ये सारी मुद्दे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, करोड़ों के घोटालों के आरोप जो लगे हैं, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में हाजिर हैं। कांग्रेस का महालक्ष्मी योजना और भारतीय जनता पार्टी का महतारी वंदन योजना, कौन कितना प्रभावशाली दिखता है? ये जो योजनाएं हैं सरकार, जैसे कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपया देने की घोषणा की, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सत्ता आते ही उन्होंने राशि देना चालू कर दिया महतारी वंदन योजना के तहत। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट नजर ये भी आ रहा है कि कांग्रेस ने सीधा 1 लाख रुपया देने की बात कही, ये थोड़ा सा मतदाताओं को पच नहीं रहा था। हम जो ग्राउंड में थे, बात कर रहे थे, तो ये बात सामने आ रही थी, जबकि भाजपा ने अपना जो वादा किया था उसको निभाया। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये राशि देना चालू किया। तो ये दोनों में मतलब भरोसे वाली बात जो है महतारी वंदन योजना में ज़्यादा है। ये थोड़ा सा फैक्ट समझने वाली बात है। दोनों की कामकाज की तुलना करें तो कैसा लग रहा था दोनों को? जब भूपेश बघेल का विकास कार्य देखें या संतोष पांडे के विकास कार्य को देखें तो मतदाता किस ओर झुक नजर आया? भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे काम किए हैं अपने कार्यकाल में। संतोष पांडे जी ने रेलवे संबंधित बहुत सारे काम किए हैं। ये सारे कार्यों का उनको परिणाम तो मिलेगा ही। वहीं भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल में काम करते रहे, 5 साल जो काम किए हैं, बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किए जमीनी स्तर पर, इसका भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये संभावना है। संतोष पांडे पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि निष्क्रिय रहे, लापता रहे, नजर नहीं आए, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है आपको? नहीं, क्या होता है, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं, तो सारे विधानसभा क्षेत्रों पर कवर करना थोड़ा मुश्किल ही जाता है, तो मतलब भौतिक रूप से और
मानवीय रूप से भी देखा जाए तो। लेकिन सांसद संतोष पांडे जी संसद में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, यहाँ की बातों को उठाते रहे हैं, बहुत सारे सवाल प्रश्नकाल में उन्होंने हिस्सा लिया है, ये उनकी उपलब्धि भी रही है। और ये बात भी है कि कम समय दे पाए संसदीय क्षेत्र में, तो इसका थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम आता है आएगा। भूपेश बघेल को लोग कक्का के किसान जो हैं कक्का के रूप में मानते हैं, मतलब पूरा जो मतदाता है कक्का के रूप में जानते हैं, और वो उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को सामने लाने का प्रयास किया है, तो उसका फायदा मिलता नजर दिखाई दे रहा है आपको? स्वाभाविक रूप से भूपेश बघेल जी अपने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जब रहे हैं तो उन्होंने छत्तीसगढ़िया बात को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया। बोरेबासी दिवस जैसे आयोजन करवा के मतलब लोगों को छत्तीसगढ़िया बात से जोड़ने का पूरा कोशिश की है। इसका उनको भी फायदा मिलता है। वो अभी जो चुनाव में जो है लगातार लोगों के बीच रहे हैं, उसका परिणाम मिल सकता है उनको भी। अगर भूपेश बघेल चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो पाटन की विधानसभा छोड़ देंगे? स्वाभाविक रूप से दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय हो जाएगी, तो पाटन क्षेत्र छोड़ना ही पड़ेगा, सीट तो छोड़ना ही पड़ेगा। सांसद रहते रहते आप विधायक भी कैसे रह पाएंगे दो पद पर? तो मतलब एक राजनांदगांव की उपलब्धि भी रहेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है सांसद दिल्ली तक पहुंचा है अभी राजनांदगांव के माध्यम से। तो एक राजनांदगांव की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो जाएगा, एक नया सियासी दौर देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बावजूद भी भूपेश बघेल को राजनांदगांव संसदीय सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। कहीं भूपेश बघेल कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस तो नहीं गए? ये संसदीय लोकसभा चुनाव का एक रणनीति हिस्सा भी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं उन्हें अलग अलग संसदीय क्षेत्र चुनाव लड़ा गया। जब बात आई भूपेश बघेल की तो उन्होंने और जो संगठन ने दिल्ली हाईकमान ने संभवतः इसलिए राजनांदगांव को चुना क्योंकि यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ विधायक 5 सीटों पर कांग्रेस की विधायक, तो वोट परसेंटेज और जो मतदाताओं का जो रुझान है उसे देखते हुए उन्होंने संभवतः ये सीट चुना होगा। बहरहाल इन प्रत्याशियों का भाग्य फैसला 4 जून को होगा। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।